अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। अच्छा बेटा, लास्ट पार्ट में, लास्ट लेसन में हम यहीं से यहाँ तक हमने इसको किया था। अब यहाँ तक मैंने क्या मैं आपको बता रहा था कि एक मॉलिक्यूल के असल में, इन शॉर्ट, एक मॉलिक्यूल के टुकड़े बन जाते हैं और कई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं, तब आपको ये रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, इसका जो मुझे बताएं, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जी सर। अच्छा, अब ये सारा रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट आपको दे देंगे, इस तरह से ग्राफ को दे देंगे बना हुआ इस तरह से। बस आपने पहचानना है कि ये जो पार्ट्स हैं, ये किस वजह से बन रहे और क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आपके पास और ये जो है बेसिकली, इसको थोड़ा सा मैं इसको, ये है, ये इसको मैं काट कर, ये है बेसिकली, हाँ ठीक है, लिखा होता सही है। मैथ्स ओवर क्यू, तो मैथ्स इसका, और क्यू आपको पता है +1 ही होगा, तो ये वेरिएबल्स है। अच्छा, अब ये रिजल्ट जो सारे आए, ये तकरीबन इस तरह से एक ग्राफ की फॉर्म में आपको दे देंगे। अच्छा, ये जो एक्सट्रीम राइट पर आप देख रहे हैं, एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये वाली, ये ये है मॉलिक्यूलर आयन। इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी और इसका बनना मुश्किल होगा। जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर जाके कोई थोड़ा बहुत चांस बनता है, ये आपको मिलेगा। इसलिए इसकी हाइट, हाइट जो है बेसिकली, इसकी ये बताती है कि इसका चांस कितना है, कितना बनने का चांस है। तो इसकी छोटी होगी क्योंकि इसकी इसकी अकरेंस, इसका बनना जरा मुश्किल है। और ये असल में मॉलिक्यूलर आयन होगा, इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। और इसको एम से सिंबलाइज करेंगे, इसको हम बोलेंगे एम से, इसको हम एम से सिंबलाइज करेंगे। अच्छा, अब ये जो सारे टुकड़े हैं, अब हम इन पे वर्क करेंगे। जैसे ये 1 क्यों आया मैस ओवर क्यू, क्योंकि ये एच है। अब हम देखेंगे ये जो 15 है, 15 मैस, ये कैसे डेवलप हुआ। इसका मतलब है एक कार्बन है और 3 एच है। 29 कैसे हुआ, इसका मतलब है 2 कार्बन है। अब इन टुकड़ों को आप मिलाते जाएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर बिल्डअप हो जाएगा, और इस तरह से आप उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और आपके पास एक पिक्चर आ जाएगी कि ये मॉलिक्यूल है। अब मैं इसको जरा पढ़ता हूँ। ये देखिए, once inserted into the mass spectrometer, the electron gun will eject an electron, which likely knock out electron from the CH bond or CC bond या किसी और से, depending on uh, whose the electron is hit, यानी मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन हिट हुआ है। uh, और ये इसको मल्टीपल एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे, और जो डेटा होगा उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें रोटी सारी हो गई है। बेटा जरा इसको साइलेंट में कर लें आप, म्यूट कर लें। हंसी म्यूट कर लो बेटा, अपना माइक म्यूट कर लो। अच्छा, molecular ion have the least intensity as electron is removed from the inner shell, which have very low probability, बहुत कम इसका चांस होगा। दिस पैटर्न इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। इसको हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न कहेंगे। हसीब बेटा, ये इसको साइलेंट करें। हसीब बेटा, इसको साइलेंट करो। सर आप खुद ही कर सकते हैं। ये है यहाँ से, चलो। अच्छा, ये जी, अब तो ये इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। ये फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े बनते हैं, टुकड़े बनते हैं एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे।
फिर हम इन स्मॉल फ्रेगमेंट्स को पे काम करते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बिल्डअप हो जाता है पूरा। तो और जो टुवर्ड्स एक्सट्रीम यानी राइट साइड पे, द रिजल्ट इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर आइन, ये मॉलिक्यूल होगा और इट्स प्रोपोर्शन वुड बी स्मॉलर। ये थोड़ा सा मतलब अपनी अपनी याद दहानी के लिखा हुआ है, असल तो हमने रिजल्ट होगा। इसको हमने इनको इन पे वर्क करना बताना है कि किस वजह से, कौन सा पार्ट्स है। तो ये सारा हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसमें अच्छा बेटा थोड़ा सा ना, इसमें आपको थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मिसिंग है। ये मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? आप एक नोटबुक निकाल लीजिए, आप एक नोटबुक निकाल लें, ताकि साथ साथ थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। मेरी बात समझ आई बेटा? मेरी बात समझ आई? जी सर, एक समझ नोटबुक आइए। निकाल लीजिए, ताकि इसमें थोड़ा सा ना मिसिंग है कुछ, तो मैं वो आपको वैसे समझा देता हूँ। देखिए, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि C12 ब्यूटेन कार्बन, कार्बन आइसोटोप 12 है, और उसके कितने फ्रैगमेंट्स बने, फिर उन पर वर्क किया तो एक बिल्डअप हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम दूसरा रिजल्ट, अगर हमारे पास कार्बन 13 आपका मॉलिक्यूल है, C4H10 है, और उसमें एक कार्बन 13 है। अच्छा, ये 13 वाला जो होता है ना, इसकी अबंडेंस 1.1% होती है, मतलब बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। यानी इसका चांस भी बड़ा कम है। जाहिर है 1.1% है, 12, बाकी 12 है तकरीबन सारा। तो अब अगला पार्ट में एक ग्राफ हमने देख लिया, दूसरा ग्राफ ये मैं अब बना रहा हूँ। ये मैं उसको हेडिंग दे रहा हूँ, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ विद C13। यानी इसमें C13 इन्वॉल्व है, इसका कहने का मकसद ये है, एक हेडिंग दे दी मैंने। मॉलिक्यूल वही मैं वही चूज कर रहा हूँ जो C4H10 है, एग्जाम्पल वही मैं ले रहा हूँ, तो एग्जाम्पल वही मेरे पास है। अब एग्जाम्पल मेरे पास सेम वही है, और वो है C4H10। अच्छा, C4H10, देखिए ये, और एक कार्बन 13 है। यानी कोई सैंपल लिया आपने, 100 सैंपल लिया, उसमें से कोई एक में 13 आ गया, तो बाकी 12 हैं, क्योंकि इसके चांस बड़ा कम है। जैसे बाकी ये 12 वाले, ये 12 वाले, आपने देखा कि मैंने सब पे 12 12 लिखा, एक में 13 लिख दिया। ये चांस क्या है? 1.1%, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। अच्छा, अब जाहिर है वो टुकड़े जिस तरह पहले बने थे वो तो बनेंगे। असल में हम मॉलिक्यूलर आइन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, दिस इज द पॉइंट। आपको जब इसका ग्राफ मिलेगा, जिसको मैस स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, जैसे ये देखिए, ये मिला, ये, और यहां पर लेबल हुआ रिलेटिव इंटेंसिटी, का मतलब है रेफ रिलेटिव इंटेंसिटी मतलब कितना है, दूसरे लफ्जों में कितना कोई फ्रेगमेंट, टुकड़ा कितना बन रहा है, दूसरे लफ्जों में ये है इंटेंसिटी। फ्रेगमेंट्स तो छोटे छोटे जो होंगे वो तो होंगे, लेकिन आपको पता है एक जो मॉलिक्यूलर आइन था वो था ये, और इसका मास था 58, C4H10, इसका मास था 58। तो ये 58 पर रेज हुआ, एक एक लाइन रेज हुई, चल जिस तरह बार ग्राफ होता है, और ये 58 पर आपको मिल गया। और ये इसका चांस काफी कम है, जाहिर है मॉलिक्यूलर आयन का बनना मुश्किल है। लेकिन और जो इससे भी बहुत कम है,
एक वो होगा जो इससे एक यूनिट आगे, एक यूनिट आगे बहुत थोड़ा सी हाइट होगी, ये इसकी हाइट इससे ही बहुत थोड़ी होगी। अगर एक यूनिट आगे, ये मैंने रेड लाइन छोटी सी लगाई, और ये है 59। अगर एक यूनिट आगे इस तरह की एक छोटी लाइन मिल रही है, 58 जैसे 59, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये 13 में, इसमें कार्बन 13 है, और जो 58 वाला है ये नॉर्मल कार्बन वाला है, इसमें सारे कार्बन नॉर्मल है। तो इसको, जो हम नॉर्मल वाला होगा, इसको हम बोलेंगे एम। एम का मतलब होगा मॉलिक्यूलर आइन, इसको हम बोलते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा मॉलिक्यूलर आइन। मॉलिक्यूलर आइन। और ये जो एक यूनिट आगे होगी, इसको हम बोलेंगे M+1, यानी जो मॉलिक्यूलर आइन है उसमें एक यूनिट मास बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये भी मॉलिक्यूलर आइन है, बट विद कार्बन 13। मॉलिक्यूलर आइन विद कार्बन 13, इसमें कार्बन 13 भी है ये। तो इसलिए एक यूनिट आगे मिला। तो आपने क्या देखना है कि एक यूनिट आगे जो है वो बहुत थोड़ा सा हाइट है उसकी, मतलब उसकी परसेंटेज कह लें, आप हाइट कह लें, इंटेंसिटी कह लें, वो बहुत कम है। तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें ये कार्बन 13 की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, ये सेकंड ग्राफ आपको समझ आया? बेटा सेकंड ग्राफ आपको समझ आया? सर हाँ समझ आ गया। आगे है। जी आपको भी समझ आ गया बेटा? जी जी। ठीक हो गया। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पर इसी तरह मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें सी एल भी है, उसमें सी एल भी है। देखें, थर्ड, मैं यहां लिखता हूं, थर्ड, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, या ग्राम भी कहते हैं इसको, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ विद सी एल, क्लोरीन, विद क्लोरीन। क्लोरीन है, इसकी एग्जाम्पल हम कोड करते हैं, इसकी एग्जाम्पल हम कोड करते हैं, वही सेम एग्जाम्पल है, लेकिन अब अ, ये C4, वही ब्यूटेन था, एक एच हटा के Cl लगा हुआ है, तो इसका मतलब है H9 हो गया और साथ Cl हो गया। अच्छा, बाकी तो पार्ट सेम होगा, आपको पता है एक Cl ही है ना, लगा है, तो Ha कम हो गया। अब ये Cl जो होगा, इसकी दो ऑप्शंस हैं, ये Cl35 वाला भी हो सकता है, ये Cl37 वाला भी हो सकता है। अच्छा, अब इसके जो Cl35 होता है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस 75% होती है, हम ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। ये होता है 75%, ये 75% ये होता है, और 25% होता है ये होता है। तो ये इनकी परसेंटेज अबंडेंस होती है। अच्छा, अब हमें उसी तरह हमें ये ग्राफ मिला। अच्छा, अब मुझे जरा आप इसका इसका मैथ्स निकाल के दें। मतलब है C4, 12 × 4, 48 +9 +35। तो इसके जो मॉलिक्यूलर आइन होंगे, एक होगा, इसके जो मॉलिक्यूलर आइन होगा, एक होगा उसका ये मॉलिक्यूलर आइन, वो होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे M के साथ, और इसका मैस होगा हमारे पास 12 × 4 +9 +35, यानी इसमें जो Cl35 आइसोटोप है। बेटा जरा इसको इसको जरा करें, सिंप्लीफाई करें, इसको जल्दी से जरा ऐड करें। 12 × 4 48 +9 +35, क्या मैथ्स बनता है, चेक करके जल्दी से मुझे बताएं।
जी बताएं जरा। बेटा मैथ्स क्या बनना है, जल्दी से बताइए। एक मिनट सर। डिवाइड 4 9 प्लस 92। 92, गुड। तो ये बना 92। मतलब ये है, ये आपको 92 आपका रिजल्ट आया। आया। और जो दूसरा होगा वो भी मालिक्यूलर आयन होगा, लेकिन वो होगा M+2, क्योंकि उसका मैस है 37। तो ये वही 12 × 4 + 9 + 37, और ये होगा आपका 94, यानी 2 यूनिट आगे होगा। अच्छा, इनकी जो हाइट होगी, हाइट का मतलब होगा कितना, इनकी इनकी प्रेजेंस कितनी होगी। ये होगा 3/4, ये होगा 1/4, क्योंकि 92 वाला होता है 35 की वजह से। तो इसकी प्रेजेंस है 75%। तो 75% का मतलब होगा 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप इसको ग्राफिकली इलस्ट्रेट करेंगे होगा, तो ये कुछ ऐसे होगा। ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये है मैस ओवर क्यू, या ई भी कहते हैं। तो ये मैस ओवर क्यू या ई भी कहेंगे। और रिलेटिव इंटेंसिटी, ये RI, मैं लिख देता हूँ इसको। अब छोटे छोटे टुकड़े तो बनेंगे, लेकिन असल ये होगा कि राइट साइड पर, एक्सट्रीम राइट साइड पर, ये आपको मिला एक, और ये होगा 92 पर। और इसके लिहाज से 2 यूनिट आगे आपको, अगर 2 यूनिट आगे आपको एक और हाइट मिल रही है, जो 92 वाले से 1/4 है, यानी ये 3 टाइम बड़ी है एज कंपेयर टू ये 94। तो ये 94, ये होगा M, और ये होगा M+2। तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि ये M+2 with relative heights 3:1 shows the presence of Cl isotope. So mass spectrograph of Cl containing. तो M ratio M+2 with relative heights। ये relative heights का मतलब क्या है? Presence। relative heights 3:1 shows presence of Cl isotope, of Cl isotopes। बेटा क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये हो गया जी सर। थर्ड। अब हम इसमें लास्ट जो हमारे पास इसमें है ग्राफिकली, वो है BR, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ विद BR, यानी Cl की तरह BR होता, अगर BR होता। तो ये फोर्थ हमारा पॉइंट, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ ग्राफ विद BR, BR के साथ। और BR जो है, जिस तरह Cl का मैस है, इसका BR का भी मैस है। ये है 79, 81, लेकिन इनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो 50% ईच, तकरीबन 50% ईच, यानी 50-50 है। अच्छा, अब इसका मतलब है जो मॉलिक्यूलर आयन बनेंगे इसमें भी दो ही बनेंगे। अब मॉलिक्यूलर आयन क्या बनेंगे इसमें, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे, आपको रिजल्ट मिलता है, तो आपको मिलता है मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन दैट इज M। और ये है
ये जो M है ये है C4H9Br79। अब मुझे जल्दी से इसका मैथ्स निकाल के दें। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 प्लस 79, क्या मैथ्स आ रहा है जरा बताएं। सर फिर से रिपीट करें। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 हो जाएगा ना, प्लस 9 प्लस 79। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 प्लस 79 136। 136। और जो दूसरा होगा आपका वो मॉलिक्यूलर आयन होगा वो भी, लेकिन वो होगा M+2, क्योंकि उसका मैस 2 यूनिट आगे होगा, तो M+2 ही होगा। और वो होगा आपका C4H9Br81, और वो होगा 138। लेकिन इनकी रिलेटिव हाइट्स बराबर होगी, इक्वल होगी। क्यों? 50% है, ईच 50% है। तो इसका मतलब है जो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन बनेगी हमारी वो कुछ ऐसे बनेगी। रिलेटिव इंटेंसिटी ये, और M/Q या M/E, जो एक्सट्रीम राइट पर आपको दो मिलेंगी इस तरह हाइट्स, ये और 2 यूनिट आगे ये बराबर की हाइट है, और ये है 136 वाली, और ये है 138 वाली, और दोनों बराबर हैं। ये M+2, इसका मतलब है इक्वल हाइट्स। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ Br आइसोटोप। तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ Br आइसोटोप। तो बेसिकली एम एम रेशो M+2 विद इक्वल रिलेटिव हाइट्स। रिलेटिव हाइट्स का मतलब होगा उनकी प्रेजेंस, वो कितना उनमें प्रेजेंस होने की टेंडेंसी है। विद रिलेटिव हाइट्स सेम shows Br presence of Br isotope। Br यानी ब्रोमीन आइसोटोप। लो बेटा, दिस इज मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। ये था सारा कि हम किस तरह स्ट्रक्चर को पे काम करते हैं, किस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, और कौन कौन से आइसोटोप्स हैं जो हमारे सिलेबस में रिलेट करेंगे। तो दिस इज अबाउट मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मुझे बताएं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक हो नो गया। नो कंफ्यूजन। गुड, माशाल्लाह, वेल डन। अच्छा जी, अब हम एक छोटा सा पार्ट है इसका लिंक करेंगे। वो लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट्स, फॉर एग्जांपल, ये असल में प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी आप मैथ में ही पढ़ते हैं, ये वही है बेसिकली। देखिए, हम कहते हैं जी एटम सी एल एटम, इनकी पॉसिबिलिटी क्या है? आपको पता है Cl35, और इसकी पॉसिबिलिटी है 3/4, और Cl37, इसकी पॉसिबिलिटी है 1/4, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4, 75% का मतलब होता है 3/4। ये अच्छा, अब अगर हमसे पूछते हैं कि बीइंग एटम इनकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप कहेंगे Cl35, दैट इज प्लस। प्लस का मतलब है आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है 3, और इसकी पॉसिबिलिटी है 1, बेसिकली आउट ऑफ 4 बेसिकली।
तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं या प्रोबेबिलिटी हैं। अब अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो आपको पता है मॉलिक्यूल तीन तरह के हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? अब आप Cl35, ये मैं देखिए मैं इसको लेबल कर रहा हूँ, ये 35 से भी मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, 35 वाले से भी बना सकते हैं, और इसका उस सूरत में इसका मास है 70। ये मॉलिक्यूलर आयन होगा। और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इसकी पॉसिबिलिटी होगी 3/4 यहां पर और 3/4 यहां पर। तो 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, 9/16। तो मतलब ये जो 35 वाला मॉलिक्यूल है, इसमें आउट ऑफ 16, 9 वुड बी 35। ये होगा। अच्छा, ये होगा एक मॉलिक्यूल, एक तरह का मॉलिक्यूल। अब दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है कि 35 वाला 37 से मिल जाए, ये 37 से मिल जाए। उस सूरत में इसका मास होगा 2 यूनिट का इजाफा हो जाएगा, 2 यूनिट का इजाफा हो जाएगा, और ये होगा M+2। और ये जो M+2 वाला होगा, इसके दो दफा है, जरा देख चेक कीजिए। नीचे मैं डिफरेंट कलर से शेड करता हूं ताकि आपको जरा प्रोमिनेंट हो जाए। ये 37 नीचे वाला, ये 35 से मिल रहा है। तो मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम 35 वाला है, दूसरा एटम 37 वाला है, ये दोबारा रिपीट हुआ है। एक तो वो पिंक वाला मैंने ऊपर वाला किया, एक यहाँ पर हुआ। तो इसीलिए इसका पॉसिबिलिटी आपके पास आई 3/4 है 35 की, और 37 की है 1/4। तो ये है 1/4, ये 1/4 है। तो 3/4 इंटू 1/4 और मल्टीप्लाई 2 इसलिए किया कि दोबारा आ रही है नीचे 37 35, तो 2 किया, तो ये है 6/16। तो मतलब ये 35 37 वाले की जो पॉसिबिलिटी है वो 6/16 है। यानी टोटल मॉलिक्यूल 16 जब आप लेंगे होंगे, तो उसमें से 9 मॉलिक्यूल होंगे 35 वाले, 6 होंगे 35 37 वाले, और 37 वाले वो उसकी उसका मैच होगा 74, 2 यूनिट और बढ़ जाएगा। और पॉसिबिलिटी होगी 1/4 क्यों? क्योंकि 37 का बनना 37 का बनना 25% है। और यानी होना 37 की प्रेजेंस 25% है। तो ये आपके पास हो गया 1/4, और यहाँ भी 1/4। तो 1/4 इंटू 1/4, 1/16। इसका चांस सिर्फ वन टाइम। तो ये अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो आउट ऑफ 16, 9 मॉलिक्यूल वुड बी 35 6 would be 35 37, or 37 1। तो this is the ratio of molecule। जी डियर हसीब, रियान बेटा, मुझे बताएं कि इज इट क्लियर? जी सर, इट्स क्लियर। ठीक हो, गुड। अच्छा जी, अब हमारा एक छोटा सा बस पार्ट है, ये हमारा खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ये खत्म हो गया। एक छोटा सा पार्ट हमारा है जो इक्विलिब्रिया का जो टॉपिक है, ये इसको जरा देखिएगा। ये है ये छोटा सा पार्ट है। यहां देखिए सुटेबिलिटी ऑफ इंडिकेटर। आपको भी पता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन हम करते हैं, कौन सा इंडिकेटर किस टाइट्रेशन में सुटेबल है, दिस इज द क्वेश्चन। ये नहीं है कि हर इंडिकेटर हर टाइट्रेशन में चल जाए। अच्छा, ये जो पार्ट अब हम पढ़ रहे हैं ना, असल में पहले ये A2 का ही था, लेकिन अब इन्होंने उठा के थोड़ा सा ना AS में दे दिया, और ये इक्विलिब्रिया के टॉपिक में इंक्लूड कर दिया। तो इसलिए मैंने इसको ना बाद में अलहदा से पढ़ा रहा हूँ अलहदा से। तो
सुटेबिलिटी इंडिकेटर बेसिकली हर इंडिकेटर एक खास रेंज में काम करता है, ये नहीं कि हर इंडिकेटर हर एक में काम करे, ऐसा नहीं है। हम देखिए, ईच इंडिकेटर वर्क्स इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच। दिस इज, ये रेंज, और the indicator is suitable only for the particular titration if vertical line passes through working range of the indicator। अच्छा, ये कैसे क्या है इसका मैं बताता हूँ, देखिए अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे मिथाइल ऑरेंज की जो रेंज है कि जब जिसमें कलर चेंज करता है, ये 3.2 से 4.2 है, और फिनॉल फिथिलीन की है 8.2 से 10। यानी जब आपका फ्लास्क में जो सोल्यूशन होगा उसमें चेंज जब ये आएगी पीएच की, तो ये कलर चेंज करेगा, वरना नहीं करेगा। अच्छा, अब होगा क्या, देखिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं जरा। टाइट्रेशन में बी डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास और स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। इक्वेशन क्या है? HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। HCl आपके पास टाइट्रेशन फ्लास्क में है, NaOH ब्यूरेट में है। अच्छा बेटा, आप जरा सुनना है, जरा जरा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जरा समझ लें। अगर ये क्लियर हो गया तो मतलब ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। देखें, एक फ्लास्क है, टाइट्रेशन आपने कई की हैं लैब में, P3 की। आपके पास ये फ्लास्क है, इसमें आपने पिपेट के जरिए HCl डाला 25 cm3, और ब्यूरेट में आपने NaOH डाल दिया। ये ब्यूरेट है जिसमें आपने NaOH डाल दिया। अच्छा, अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जा रहे हैं, इसमें डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। और आपको पता है ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन एकदम तो इससे खत्म नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। होगा ये कि जब आप कीप ऑन एडिंग, तो जब बिल्कुल आखिरी लेवल आ जाएगा, तो आप एक ड्रॉप डालेंगे तो आप देखेंगे कि कलर चेंज आ जाएगा। अच्छा, और वो कलर चेंज जो आएगा, अच्छा वो 7 नहीं होगा, बल्कि जो ब्यूरेट में सोल्यूशन होगा उसका एक ड्रॉप इस फ्लास्क वाले सोल्यूशन को अल्कलाइन कर देगा। अच्छा, इसको जरा समझना है आपने, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ये। जैसे आप इसमें कीप ऑन एडिंग, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि आपने एक ड्रॉप डालना है तो चेंज आ जानी है। अच्छा, अब उस एक ड्रॉप डालने से पहले मैं आपको ये कहता हूं कि इसमें सपोज 5H+ पड़े हुए थे। हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम पता लगाएं कि H+ साइन कितने थे, क्योंकि इतने माइक्रो लेवल पर पॉसिबल नहीं है। यही तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 5H+ जब हैं, तो असूल के मुताबिक क्या होना चाहिए? NaOH भी 5 डलने चाहिए, 5 होने चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो 5 NaOH निकाले। अब होगा ये कि मिनिमम जो ड्रॉप आप यहाँ से ऐड करेंगे वो है सिंगल ड्रॉप, यानी 1 ड्रॉप। अब जब आप इसमें 1 ड्रॉप डालेंगे तो आपको पता है 1 ड्रॉप में तो पता नहीं कितने आइंस आएंगे, हंड्रेड्स ऑफ आइंस, इससे भी ज्यादा। तो होगा क्या, जो एक ड्रॉप डलेगा वो उसमें से वो इतने NaOH जो H+ को न्यूट्रलाइज करेंगे, जैसे 5 अगर चाहिए थे तो 5 न्यूट्रलाइज करेंगे और बाकी इसको अल्कलाइन कर देंगे। इसलिए एंड पॉइंट पे न्यूट्रल नहीं होगा, बल्कि पीएच उस साइड पे चली जाएगी जो ब्यूरेट वाला सोल्यूशन होगा। जो ब्यूरेट मतलब अल्कलाइन है तो अल्कलाइन की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास नंबर के हिसाब से बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप देखें, आप जरा इसको देखिएगा अभी ग्राफ को, ये देखिए, ये आपके पास ग्राफ है इस तरह का, ये रेंज बताई हुई है मिथाइल ऑरेंज, ये आपको दे देंगे डेटा। मतलब है ये ग्रिड बनी हुई है, आप मैंने शेड किया, मिथाइल ऑरेंज की रेंज ये है, ये इसकी रेंज है। अब आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच ये है। आप डालते जाते एक ड्रॉप यहाँ डालेंगे तो ये सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया अल्कलाइन क्यों होगा, वो मैंने आपको बता दिया
कि अल्कलाइन इसलिए होगा कि इसमें आपके पास एक्सेस डल जाएगा ऊपर से। तो इसलिए जब एक्सेस डलेगा तो एकदम ये लाइन शूट करेगी, अल्कलाइन की तरफ आ जाएगी। अगर आप स्टिल कीप ऑन एडिंग मोर NaOH तो फिर ये मैक्सिमम लेवल अचीव हो जाएगा और मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन ये वाली, ये पास हो रही है फिनोल्फिथलीन में से भी, मिथाइल ऑरेंज से भी। तो इसका मतलब है ये दोनों इंडिकेटर इसमें सुटेबल हैं, दोनों काम करेंगे। बेटा मेरी बात समझ आई आपको? जी सर, समझ ठीक है। आइए। तो ये अ, इस केस में दो इंडिकेटर सुटेबल हैं। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड उसी तरह फ्लास्क में लिया हुआ है, और वीक जो ये बेस है NH3 एक्वस, ये असल में ऊपर ब्यूरेट में डाला हुआ है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसकी पीएच तकरीबन 8.59 हो जाएगी मैक्सिमम। अब आप ब्यूरेट से डाल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, एक ड्रॉप डाला और ये शूट किया, और इट गोज टुवर्ड्स द अल्कलाइन। लेकिन जो मैक्सिमम पीएच है NH3 की वो 8.59 है। तो ये लाइन सीधी हो गई, मतलब आप डालते जा रहे हैं, मैक्सिमम हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो वर्टिकल लाइन है ये फिनॉल फिथलीन को पास पूरी तरह नहीं कर रही। तो इसका मतलब है ये फिनॉल फिथलीन बेहतर ऑप्शन नहीं है, मिथाइल ऑरेंज बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि वर्टिकल लाइन मिथाइल ऑरेंज में से पास कर रही है, फिनॉल फिथलीन में से पूरी तरह पास नहीं कर रही। तो इसका मतलब है हमें चाहिए, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज सेलेक्ट करें, ना कि फिनॉल फिथलीन। ये मेरी बात समझ आई आपको? जी सर। क्यों? क्योंकि वीक बेस है। वीक बेस है, जब आपने आखिरी ड्रॉप डाला तो वो शूट किया NH3 वाली पीएच पर, और उसकी पीएच जो होती है तकरीबन 8.59 होती है तकरीबन मैक्सिमम। तो ये उस तक आ गया। अब देखिए आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिएगा जरा, अब मुझे आप देखिए बताएं खुद, इसमें कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होगा? वीक एसिड है जो तकरीबन स्टार्ट हो रहा है 3 से, ये देखिए, और आप डालते जा रहे हैं इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और यहां से वर्टिकल लाइन शूट की, और इस तरह से फिर ये मैक्सिमम आ गया। अब मुझे बताएं कौन सा इंडिकेटर सुटेबल है? वर्टिकल लाइन सर कौन से इंडिकेटर की वर्किंग रेंज में से पास हो रही है? सर फिनॉल मिसाइल ऑरेंज। फिथलीन। देखिए फिनॉल अच्छा फिथलीन में हाँ, से बिना के। मिथाइल ऑरेंज तो नीचे रह गया है। देखिए वर्टिकल लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से वर्टिकल लाइन यहां स्टार्ट हो रही है, जबकि मिथाइल ऑरेंज नीचे है। तो इसका मतलब है मिथाइल ऑरेंज सही सिलेक्शन नहीं है, फिनॉल फिथलीन सही सिलेक्शन। बात समझ आई है? बेटा बात समझ आई हसीब? जी सर, समझ आ गया। अच्छा, अब दोनों वीक एसिड हैं, देखिए जरा, दोनों वीक एसिड हैं। तो आप देखिए कि वीक एसिड है, सॉरी वीक एसिड और वीक बेस है। तो ये वर्टिकल लाइन मिथाइल और नीचे रह गया है, और फिनॉल फिथलीन भी पूरी तरह से क्रॉस नहीं हुआ। तो इसका मतलब है दोनों इंडिकेटर